समझना है। हम एक एक करके गणित का अर्थ, उसकी प्रकृति और एनसीएफ 2025 के दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये मैथमेटिक्स शब्द आया कहाँ से? इसकी कहानी क्या है? इसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द मंथाइनेन से हुई है। मंथाइनेन? हाँ, मंथाइनेन, जिसका मतलब है सीखना, और एक और शब्द है टेक्ने, जिसका मतलब है कला या तकनीक। अच्छा, तो सीखना और कला। बिल्कुल। और इनका जो मूल शब्द बना मथेमा, उसका अर्थ था सिखाया जाने वाला ज्ञान। और हिंदी में गणित का मतलब तो सीधा है, गणनाओं का विज्ञान। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। क्या ये सिर्फ गणनाओं तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। गणित असल में कई चीजों का विज्ञान है। हाँ, ये गणनाओं यानी कैलकुलेशन का विज्ञान है, पर ये स्थान यानी स्पेस और संख्याओं, नंबर्स का भी विज्ञान है। और मापतौल, मात्रा, दिशा, ये सब भी इसमें आता है। हाँ, ये सब भी। और सबसे जरूरी बात, ये तार्किक विचारों मतलब लॉजिकल रीजनिंग का विज्ञान है। ये सिर्फ नंबर नहीं, सोचने का एक तरीका है। यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं जो सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। हाँ, और उन्हें याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स भी हैं। जैसे कि लॉक की परिभाषा। हाँ, लॉक ने कहा था, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क यानी लॉजिक करने की आदत स्थापित होती है। मतलब मन में लॉजिकल लॉक लगा देना। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसे याद रखने की। और गैलीलियो? उन्होंने तो इसे किसी और ही लेवल पर पहुंचा दिया। हाँ, गैलीलियो ने कहा गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। इसकी ट्रिक तो सीधी है, गैलीलियो और उनकी दूरबीन जिससे उन्होंने ब्रह्मांड को देखा था। सही है। फिर आते हैं रॉजर बेकन। उनका कहना था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। हाँ, मेन गेट और चाबी। इसकी ट्रिक है बेकन बराबर गेट। वो कह रहे हैं कि बिना गणित के आप विज्ञान में घुस ही नहीं सकते। और एक परिभाषा होगबिन की भी है। होगबिन ने कहा था गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। मतलब आप किसी समाज को उसके गणित से समझ सकते हैं। ये सारी परिभाषाएं सिर्फ किताबी नहीं है ना? ये गणित के अलग अलग चेहरे दिखाती हैं। बिल्कुल, कोई से तर्क का साधन मानता है, तो कोई ब्रह्मांड की भाषा और कोई विज्ञान की नींव। तो अब हम जानते हैं कि गणित क्या है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है? मतलब इसकी प्रकृति क्या है जो इसे इतिहास या हिंदी जैसे विषयों से इतना अलग बनाती है? इसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं को देखना होगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये तार्किक मतलब लॉजिकल है। इसमें रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। जरा भी नहीं। हर कदम के पीछे एक क्यों और कैसे होता है। जैसे अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो ये तय है कि A C से बड़ा ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और दूसरी विशेषता जो है अमूर्त होना, एब्स्ट्रैक्ट, ये बात कई लोगों को परेशान करती है। सही कहा। इसकी अवधारणाएं विचारों में होती हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते। जैसे 5 एक अमूर्त विचार है। हम 5 सेब तो देख सकते हैं। हाँ, लेकिन 5 अपने आप में कुछ नहीं है, वो बस एक आइडिया है। और एक अच्छे शिक्षक का काम ही यही है कि वो मूर्त चीजों से अमूर्त विचार सिखाए। एक और बात है इसका श्रेणीबद्ध या पदानुक्रमित होना, हायरार्किकल। बिल्कुल, ये एक दीवार की तरह है। अगर नीचे की ईंट मतलब कोई बेसिक कॉन्सेप्ट गायब है, तो ऊपर की इमारत टिक ही नहीं सकती। मतलब अगर किसी को जोड़ना नहीं आता तो वो गुणा नहीं सीख सकता। हाँ, इसका एक तय क्रम है। पहले अंकगणित, फिर बीजगणित, फिर त्रिकोणमिति और फिर कैलकुलस। ये क्रम तोड़ा नहीं जा सकता। और इसकी अपनी एक भाषा भी है जो सांकेतिक है। हाँ, इसकी अपनी भाषा है जो संकेतों जैसे प्लस, माइनस, पाई, थीटा और नियमों पर चलती है। इससे बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटे रूप में लिखा जा सकता है। और सबसे खास बात, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। बिल्कुल। इसके नियम पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। भारत में भी 2+2=4 है और अमेरिका में भी। ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो इन सब बातों का भारत में पढ़ाने के लिए क्या मतलब है? यहाँ पर एनसीएफ 2005 की क्या भूमिका है? एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा गणित के लिए एक बहुत ही साफ दृष्टिकोण देता है। और उसका मुख्य विजन क्या है? एक लाइन में कहें तो, बच्चे गणित से डरे नहीं बल्कि उसका आनंद ले।
सारा जोर डर को मजे में बदलने पर है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द सुना है। हाँ, और वो शब्द है बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट। गणितीकरण, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों को सिर्फ सवाल हल करना नहीं सिखाना, बल्कि उन्हें गणितीय ढंग से सोचना सिखाना, उन्हें समस्या को देखकर उसे गणित की नजर से देखने के लिए तैयार करना। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो उद्देश्यों को 2 भागों में बांटते हैं। हाँ, संकीर्ण और व्यापक उद्देश्य, नैरो एंड हायर एम्स। तो संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संकीर्ण उद्देश्य प्राथमिक स्तर के लिए हैं। इनका फोकस रोजगार और रोजमर्रा के जीवन के कौशल पर है, जैसे संख्यात्मक कौशल मतलब न्यूमरेसी, माप-तौल, जोड़ घटाना सिखाना। ताकि बच्चा दुकान पर जाकर हिसाब किताब कर सके। बिल्कुल, ये व्यावहारिक जरूरत है। और फिर आते हैं व्यापक या ऊंचे उद्देश्य। ये उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए है और इनका फोकस मानसिक विकास पर है, जैसे समस्या समाधान कौशल विकसित करना, अमूर्त विचारों को समझना और तार्किक सोच बनाना। तो एक तरह से संकीर्ण उद्देश्य नींव बनाते हैं और व्यापक उद्देश्य उस पर पूरी इमारत खड़ी करते हैं, जिससे सोच का सही गणितीकरण हो पाता है। तो गणित एक खास तरह की सोच को बढ़ावा देता है। नोट्स में 2 तरह की सोच पर जोर दिया गया है, अभिसारी और अपसारी। हाँ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अभिसारी चिंतन क्या है? अभिसारी चिंतन, जिसे हम सिकुड़ी हुई सोच भी कह सकते हैं, इसमें प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होता है। ये बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे 10 और 5 का जोड़ क्या है? बिल्कुल, इसका जवाब सिर्फ 15 है और कुछ नहीं। और अपसारी चिंतन? उसे फैली हुई सोच कहते हैं। इसमें एक समस्या के कई हल हो सकते हैं। ये खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं, ऐसी 2 संख्याओं बताओ जिनका जोड़ 15 हो। हाँ, अब इसके कई जवाब हो सकते हैं। 10 + 5, 7 + 8, 1 + 14 और भी बहुत सारे। एक अच्छे शिक्षक को कक्षा में इसी तरह की सोच को बढ़ावा देना चाहिए। और हमें गणित पढ़ाना ही क्यों चाहिए? इसके पीछे क्या मूल्य हैं? स्रोत में 5 मुख्य मूल्य बताए गए हैं। पहला है बौद्धिक मूल्य। मतलब मानसिक विकास, एकाग्रता बढ़ाना। सही है। दूसरा व्यवहारिक मूल्य, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है, खरीदारी, बैंकिंग वगैरह। तीसरा है अनुशासनात्मक मूल्य। हाँ, ये दिमाग को अनुशासित करता है और एकाग्रता सिखाता है। और नैतिक मूल्य, ये थोड़ा अजीब लगता है, गणित और नैतिकता। देखिए, गणित सत्य पर आधारित है। यह निष्पक्ष होना सिखाता है। 2 + 2 कभी 5 नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। ये आपको सच्चाई का सम्मान करना सिखाता है। अच्छा, इस नजरिए से ये सही लगता है। और आखिरी है सांस्कृतिक मूल्य। हाँ, हमारी वास्तुकला, संगीत, कला, सब में कहीं ना कहीं गणित छिपा हुआ है। ठीक है, तो अब एक त्वरित पुनरीक्षण करते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। जरूर, कुछ सीधे सवाल जवाब देखते हैं। गणित की प्रकृति क्या है? तार्किक यानी लॉजिकल। गणित का आधार क्या है? तर्क यानी रीजनिंग। NCF 2005 का मुख्य फोकस क्या है? गणितीयकरण यानी मैथमेटाइजेशन। अच्छा, और प्राथमिक स्तर पर क्या नहीं पढ़ाना चाहिए? कोण यानी एंगल्स की रचना, चाप यानी आर्क लगाना और 3D चौपड़ या टेसेलेशन। ये सब उच्च स्तर के विषय हैं। ये याद रखना जरूरी है। एक और बात, गणित की भाषा के 5 मुख्य अंग। हाँ, ये है पद, टर्म्स, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स, सूत्र, फॉर्मूला, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और संकेत, सिंबल्स। तो इन सब का क्या मतलब है? ये तो साफ है कि गणित सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह सोचने का एक तरीका है, एक सार्वभौमिक भाषा है और जीवन के लिए एक बहुत जरूरी साधन है। और जैसा कि NCF कहता है, इसे सिखाने का लक्ष्य केवल गणना करना सिखाना नहीं, बल्कि सोच को ताकतवर बनाना है। बिल्कुल सही। आज के इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। स्रोत कहते हैं कि गणित ब्रह्मांड का वर्णन करने वाली एक भाषा है। अगर ये सच है तो जरा सोचिए, हम क्या नई चीजें खोज सकते हैं या क्या बयां कर सकते हैं अगर हम पूरी तरह से नए प्रतीकों और नियमों के साथ एक नई तरह का गणित इजाद करें। अगला टॉपिक है गणित शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री।
हाँ, मैथ पेडागोजी, और हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही सटीक मतलब परीक्षा के लिहाज से जरूरी नोट्स है। बिल्कुल। तो आज का लक्ष्य इन विधियों और सामग्रियों के पीछे के लॉजिक को समझना है, ताकि परीक्षा में रटना न पड़े, समझ से सही ऑप्शन चुन सकें। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो नोट्स में सबसे पहली बात यह है कि गणित पढ़ाने का कोई एक सबसे अच्छा तरीका नहीं होता। नहीं होता। ये टॉपिक और बच्चों की उम्र पर निर्भर करता है। और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी विधि है आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड। इसे प्राइमरी लेवल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? इसकी प्रक्रिया की वजह से। इसकी प्रक्रिया है उदाहरण से नियम की ओर। एग्जाम्पल टू रूल। हाँ, मतलब आप बच्चे को सीधे फॉर्मूला नहीं बताते, आप उसे कई उदाहरण देते हैं ताकि वो फॉर्मूला खुद खोज निकाले। अच्छा, और यहीं से वो 3 मशहूर शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैक्सिम्स निकलते हैं जो सीधे पूछे जाते हैं। बिल्कुल। पहला, विशिष्ट से सामान्य की ओर। स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब कई सारे उदाहरणों से एक नियम तक पहुंचना। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नोन टू अननोन। और तीसरा मूर्त से अमूर्त की ओर। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सही। इसका फायदा तो साफ है, बच्चे जब खुद नियम बनाते हैं तो ज्ञान स्थायी होता है। बिल्कुल। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, रटने की आदत को ये खत्म करती है। लेकिन इसका एक दोष भी तो होगा। हाँ है। ये एक धीमी विधि है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, जिससे सिलेबस पूरा करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अच्छा, तो अब इसकी ठीक उल्टी विधि पर आते हैं, निगमन विधि। हाँ, डिडक्टिव मेथड। ये अपर प्राइमरी और उससे ऊंचे स्तर के लिए है। और इसकी प्रक्रिया है नियम से उदाहरण की ओर। रूल टू एग्जाम्पल। बिल्कुल। जैसे पहले क्लास में a+b का फॉर्मूला बता दिया और फिर उस पर आधारित सवाल हल करवाए। हाँ, तो इसके सूत्र भी आगमन विधि के ठीक विपरीत हो गए। पहला हो गया सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर। इसका गुण ये है कि इससे समय बचता है, सिलेबस जल्दी पूरा होता है। लेकिन दोष ये है कि ये रटने पर, रोट लर्निंग पर जोर देती है। और इससे सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। तो गणित सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ फिर? नोट्स में एक बहुत काम की बात लिखी है। हाँ, और वो ये है कि पहले आगमन विधि से नियम समझाएं और फिर निगमन विधि से उसका अभ्यास कराएं। बिल्कुल, यही सबसे बैलेंस तरीका है। ठीक है। अगली विधि है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इसका मतलब बताया गया है खोलना। हाँ, किसी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। इसकी प्रक्रिया अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है और इसका सबसे अच्छा प्रयोग रेखा गणित में होता है। हाँ, ज्योमेट्री में प्रमेय या थ्योरम सिद्ध करने के लिए। जैसे ये सिद्ध करना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम ये लेकर चलते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है जो कि अज्ञात है, और वहां से शुरू करके उस तक पहुंचते हैं जो हमें दिया गया है, यानी ज्ञात। बिल्कुल। और विश्लेषण का उल्टा है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड, यानी जोड़ना। इसमें छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसकी प्रक्रिया हो गई ज्ञात से अज्ञात की ओर। हाँ, इसका इस्तेमाल ज्योमेट्री में रचना या कंस्ट्रक्शन करते समय होता है। लेकिन इसकी एक कमी है, इसमें क्यों का जवाब नहीं मिलता। सही कहा। इसमें बस रटे रटाए स्टेप्स होते हैं जिससे ये रटने जैसी हो जाती है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विधि पर, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित। हाँ, और इसमें जॉर्ज पोलिया के 4 चरण बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। परीक्षा में इनका क्रम, इनका सीक्वेंस सीधा पूछा जाता है। तो पहला चरण है समस्या को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। दूसरा, योजना बनाना, डिवाइजिंग अ प्लान। तीसरा, योजना लागू करना, एग्जीक्यूटिंग द प्लान। और चौथा, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, बिल्कुल, पुनः जांच करना या समीक्षा, लुक बैक या रिफ्लेक्ट। ये चौथा स्टेप सीखने के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। इसके बाद है प्रयोजना विधि, यानी प्रोजेक्ट मेथड। इसके जनक किलपैट्रिक थे और ये जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना। जैसे अपने घर का बजट बनाना या स्कूल के बगीचे का क्षेत्रफल मापना। ये समूह में काम करना भी सिखाती है। और आखिरी विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि। इसके जनक है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक, ये शब्द कहाँ से आया? ह्यूरिस्को एक ग्रीक शब्द है। इसका मतलब है मैं खोजता हूँ। अच्छा, तो इस विधि में छात्र एक खोजकर्ता की तरह काम करता है। हाँ, अ डिस्कवरर। और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक होता है, अ गाइड। बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की, TLM, जहां से अक्सर चित्र वाले प्रश्न आते हैं। हाँ, और सबसे पहले है गिनतारा यानी एबेकस। ये तो सबसे पुराना उपकरण है। बिल्कुल, इससे स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। जोड़ घटाव और संख्या पढ़ना लिखना भी। और एक खास बात, ये दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगला है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड, वो लकड़ी का बोर्ड जिस पर कीलें लगी होती हैं। और रबर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका उपयोग केवल 2D आकृतियां सिखाने के लिए होता है। जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज। इनसे परिमाप और क्षेत्रफल भी समझा सकते हैं, लेकिन 3D आकृतियां नहीं। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है टैंग्राम, वो चीनी पहेली। हाँ, जिसमें 7 टुकड़े होते हैं, 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 समानांतर चतुर्भुज। इसका उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करने और स्थानिक समझ यानी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग विकसित करने में होता है। मतलब ये देखना कि कौन सा टुकड़ा कहाँ फिट होगा। बिल्कुल, ये एक तरह की दिमागी कसरत है। डॉट पेपर या ग्राफ पेपर का इस्तेमाल सममिति और परावर्तन मतलब सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिखाने के लिए होता है। और ग्राफ पेपर का एक बहुत खास इस्तेमाल है दशमलव संख्याओं का गुणा सिखाने के लिए। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, वो कैसे? जैसे 0.2 गुणा 0.3 को चित्र द्वारा दिखाना। आप एक 10 गुणा 10 के ग्रेड पर इसे दिखाकर यह साबित कर सकते हैं कि जवाब 0.06 क्यों है। अच्छा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट बना देता है। एग्जैक्टली। इसके बाद है चौपड़ या टाइलिंग। टेसेलेशन, मतलब आकृतियों को ऐसे जोड़ना कि बीच में कोई जगह ना बचे, जैसे फर्श की टाइल्स। और आखिर में है डाइन्स ब्लॉक। डाइन्स ब्लॉक्स, इनका उपयोग भी स्थानीय मान, जोड़, घटाव, गुणा, भाग मतलब बुनियादी गणितीय संक्रियाएं सिखाने के लिए किया जाता है। हाँ, ये एबेकस का एक 3D वर्जन जैसा है। बहुत अच्छे। तो अब कुछ स्मार्ट टिप्स जो परीक्षा में सही विकल्प चुनने में मदद करेंगे। हाँ, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं जिन्हें हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। ये शब्द हैं करके सीखना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, खोज करना। समूह चर्चा और खुला अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड। और कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स भी हैं जिनसे बचना चाहिए। ये है रटना या रोट लर्निंग, बहुत सारे अभ्यास जिसे ड्रिल कहते हैं, केवल सूत्र का प्रयोग, और बच्चों को होशियार या कमजोर में वर्गीकृत करना। यहाँ एक सवाल है, बहुत सारे अभ्यास नेगेटिव क्यों हैं? प्रैक्टिस तो जरूरी है। सवाल बहुत अच्छा है। जब अभ्यास बिना समझे सिर्फ दोहराव के लिए किया जाता है तो उसे ड्रिल कहते हैं, और NCF इसे रटने के बराबर मानता है। इसलिए ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। समझ गया, मतलब समझ पर जोर देना ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो आज हमने गणित सिखाने की मुख्य विधियों और सहायक सामग्रियों को समझा। आगमन और निगमन का अंतर, विश्लेषण और संश्लेषण का संबंध, और जियोबोर्ड व टैंग्राम जैसे उपकरणों का सही उपयोग, ये सब परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, हमने जॉर्ज पॉलिया की समस्या समाधान विधि के 4 चरण देखे। समझना, योजना बनाना, लागू करना और समीक्षा करना। क्या इन 4 चरणों का उपयोग गणित के सवालों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की समस्या को हल करने के लिए भी किया जा सकता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। सोचकर देखिए। पहला चरण, सिलेबस को समझना। दूसरा, एक स्टडी प्लान बनाना। तीसरा, उस प्लान पर अमल करना। और चौथा, मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी की समीक्षा करना। शायद सफलता का फॉर्मूला भी इसी गणितीय विधि में ही छिपा है। अगला टॉपिक है गणित की पेडागॉजी, और आज के स्रोतों में हम 3 खास हिस्सों पर गौर करेंगे: मूल्यांकन, गलतियों का विश्लेषण और उपचारात्मक शिक्षण। हाँ, और आज की चर्चा का जो मिशन है वो असल में ये समझना है कि एक टीचर कैसे पता लगाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, वो गलतियां कहाँ कर रहा है, और फिर उन गलतियों को मतलब सुधारा कैसे जाए। हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक अच्छी टीचिंग का आधार है, खासकर गणित जैसे विषय में जहाँ हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। बिल्कुल, अगर एक भी कॉन्सेप्ट हिला हुआ हो तो आगे की पूरी इमारत डगमगा जाती है। तो यहीं से शुरू करते हैं। स्कूलों में आजकल एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, CCE, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। सुनने में लगता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। सतत यानी कंटिन्यूअस। ओके। इसका सीधा सा मतलब है कि परीक्षा साल में सिर्फ एक बार नहीं होगी, मूल्यांकन पूरे साल पढ़ाई के साथ साथ चलता रहेगा। ये एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। यानी छोटे छोटे टेस्ट, क्लास में सवाल जवाब,
ये सब मूल्यांकन का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और अब आते हैं दूसरे शब्द पर, व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सिर्फ पेन पेपर टेस्ट के नंबर नहीं देखेंगे। बच्चे का खेलकूद में प्रदर्शन कैसा है, उसका व्यवहार, अनुशासन, प्रोजेक्ट वर्क, सब कुछ। अच्छा, हाँ, इसे स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक दोनों एरिया कहते हैं। तो मूल्यांकन के दो मुख्य प्रकार भी बताए गए हैं, रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव और योगात्मक यानी समेटिव। ये क्या है? देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट वो है जो पढ़ाई के दौरान होता है, बीच बीच में। हाँ, इसका मकसद बच्चे की कमियां जानकर उनमें सुधार लाना है, न कि उसे फेल पास करना। इसीलिए इसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने के लिए आकलन। और इसका वेटेज 40% होता है ना? सही। तो फिर योगात्मक मूल्यांकन, इसका ठीक उल्टा हुआ। अच्छा, योगात्मक मूल्यांकन मतलब सम्मेटिव असेसमेंट वो सत्र के अंत में होता है, फाइनल एग्जाम की तरह, जिसका मकसद जजमेंट देना है। बिल्कुल, ग्रेड्स देना, नंबर्स देना। ये बताता है कि बच्चे ने कुल कितना सीखा। इसीलिए इसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, यानी सीखने का आकलन। और इसका वेटेज ज्यादा है, 60%। हाँ, ये जो सुधार वाली बात है, हमारे नोट्स में इस हिस्से को सबसे जरूरी बताया गया है, जिसमें टीचर को एक डॉक्टर की तरह बताया गया है। ये क्या मतलब हुआ? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इसका एक तय क्रम है, एक सीक्वेंस। पहला कदम है निदानात्मक परीक्षण, यानी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक जैसे मेडिकल टेस्ट होते हैं। वही, निदान का मतलब ही है समस्या के कारण का पता लगाना। जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है, वैसे ही टीचर ये पता लगाता है कि बच्चा गणित में किस वजह से अटक रहा है। यानी इस स्टेप में पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ टेस्ट लेके कमजोरी पकड़ी जाती है। टीचर दोबारा पढ़ाता है, लेकिन शायद इस बार नए तरीकों से, नए उदाहरणों से, या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का इस्तेमाल करके। तो सही क्रम हुआ, पहले शिक्षण, फिर मूल्यांकन, फिर निदान मतलब कमजोरी खोजना, और आखिर में उपचार यानी सुधारना। एकदम सही। टीचिंग, इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस और फिर रिमीडिएशन। NCF 2005 कहता है कि गलतियां सीखने का अभिन्न हिस्सा हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, गलतियां जरूरी क्यों हैं? क्योंकि गलतियां टीचर को ये बताती हैं कि बच्चा सोच कैसे रहा है। वो बच्चे के दिमाग में झांकने की एक खिड़की की तरह है। इसीलिए गलतियों पर बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि उसकी सोच को समझा जा सके। गणित में गलतियों के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं, जैसे? हाँ, 3 मुख्य प्रकार हैं। पहली है लापरवाही की त्रुटि, जिसे केयरलेस एरर कहते हैं। ये तो बहुत आम है। बहुत। ये जल्दबाजी या गंदी लिखावट के कारण होती है, जैसे 7 को 1 पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट सही है, पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी है गणना की त्रुटि, कंप्यूटेशनल एरर, मतलब जोड़ घटाने में गलती कर देना। अच्छा। तरीका सही है, कॉन्सेप्ट सही है, बस कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। और तीसरी, जिसे सबसे गंभीर बताया गया है, वो है अवधारणात्मक त्रुटि, यानी कॉन्सेप्चुअल एरर। ये तब होती है जब बच्चे का कॉन्सेप्ट ही गलत हो। जैसे एक बच्चे का 0.5 को 0.5 से गुणा करके 2.5 लिखना। अच्छा। इससे पता चलता है कि उसे दशमलव गुणा का नियम ही नहीं पता। ये सबसे गंभीर इसलिए है क्योंकि इसमें बुनियादी समझ की ही कमी है। समझ गई। अच्छा, मूल्यांकन का मतलब सिर्फ परीक्षा तो है नहीं, तो एक टीचर के पास और कौन-कौन से टूल्स होते हैं? कई दिलचस्प टूल्स हैं। एक है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये क्या होता है? इसमें बच्चे से जुड़ी किसी खास घटना का छोटा सा ब्यौरा होता है, जैसे आज राहुल ने अपना टिफिन किसी और बच्चे के साथ शेयर किया। इससे उसके व्यवहार का पता चलता है। वाह। और एक चेकलिस्ट भी है। हाँ, चेकलिस्ट बहुत सीधी सीधी चीज है। इसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब होता है, जैसे क्या होमवर्क पूरा है, हाँ या ना। नोट्स में पोर्टफोलियो को सबसे अच्छा टूल बताया गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल है जिसमें बच्चे के काम का कलेक्शन होता है, उसकी ड्राइंग, टेस्ट पेपर, अच्छे काम के नमूने। एक एल्बम की तरह। बिल्कुल। और ये सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि ये बच्चे की क्रमिक प्रगति दिखाता है, प्रोग्रेस ओवर टाइम। आप देख सकते हैं कि साल की शुरुआत में बच्चा कहाँ था और अब कहाँ है। और रूब्रिक्स, ये क्या बला है? रूब्रिक्स एक तरह की ग्रेडिंग गाइड है। इसमें पहले से बताया जाता है कि किस तरह के काम पर कितने नंबर मिलेंगे। अच्छा। इससे मार्किंग पारदर्शी हो जाती है और टीचर के मूड का उस पर असर नहीं पड़ता। ये तो बहुत तार्किक है।
चलिए आखिर में बात करते हैं कि एक अच्छे मैथ्स टेस्ट में क्या खूबियां होनी चाहिए। 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। इसका क्या मतलब? मतलब अगर एक ही पेपर को बार बार चेक किया जाए तो भी नंबर लगभग वही आए। नतीजों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी है वैधता यानी वैलिडिटी। मतलब टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बना है वो उसी चीज को मापे। जैसे अगर गणित का पेपर है तो उसमें भाषा इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए कि वो गणित की जगह भाषा का टेस्ट बन जाए। सही बात है। और तीसरी है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि चेक करने वाले की पसंद नापसंद का नंबरों पर कोई असर ना पड़े। एमसीक्यू प्रश्न इसीलिए सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ होते हैं क्योंकि उनका उत्तर फिक्स होता है। तो इन सब का निचोड़ ये है कि अच्छा पढ़ाना सिर्फ सवाल हल करवाना नहीं है। नहीं, ये तो एक जासूस की तरह काम करना है। ये समझना कि छात्र कैसे सोचते हैं, वे कहाँ गलती करते हैं और फिर उनकी मदद के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। इससे फोकस जजमेंट से हटकर सुधार पे आ जाता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, देखिए, इन सभी स्रोतों में बताया गया है कि एक टीचर छात्र का मूल्यांकन कैसे करे, लेकिन क्या एक लर्नर खुद के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग कर सकता है? मतलब हम खुद की गलतियों का विश्लेषण करें? क्यों नहीं? अपनी गलतियों को पहचानना कि वो लापरवाही से हुई, गणना में हुई, ये मेरा कॉन्सेप्ट ही गलत था, यह किसी भी विषय में खुद को सुधारने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका हो सकता है। चलिए तो अगला टॉपिक उठाते हैं, गणित शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत और विचार। आज की इस गहरी चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का दिमाग असल में गणित को सीखता कैसे है। और ये भी कि बहुत से लोगों को इससे डर क्यों लगता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स की तरह है। तो हमारा मिशन है वैन हिले, पियाजे, वाइगोत्स्की जैसे बड़े नामों के विचारों को समझना। और ये भी देखेंगे कि ये क्लासरूम में काम कैसे करते हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं ज्यामिति से। वैन हिले के सिद्धांत के साथ ये काफी दिलचस्प लगता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। वैन हिले का जो मेन आइडिया था वो ये था कि बच्चे ज्यामिति उम्र के हिसाब से नहीं सीखते। नहीं, उम्र से बिल्कुल नहीं, बल्कि अनुभव से और कुछ खास स्तरों मतलब लेवल से सीखते हैं। अच्छा, लेवल से। और कुल 5 लेवल्स हैं ना, लेवल 0 से लेकर 4 तक। जी बिल्कुल, लेवल 0 से शुरू करते हैं जिसे कहते हैं चाक्षुकीकरण, विजुअलाइजेशन। ओके। इस लेवल पर बच्चा आकृतियों को सिर्फ उनकी बनावट, उनकी दिखावट से पहचानता है। मतलब उनकी गुणों या प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं, बस पूरी शक्ल कैसी दिख रही है। अच्छा, जैसे वो उदाहरण है कि बच्चा समोसे को देखकर बोलता है ये त्रिभुज है। हाँ, या बिस्किट को देखकर ये गोला है। वो उसकी भुजाएं या कोण नहीं गिन रहा है, बस जो दिखा वो बोल दिया। एकदम। ये दिखावट के आधार पर पहचानना है और ये सीखने का पहला बहुत जरूरी स्टेप है। तो फिर अगले लेवल पे कैसे जाते हैं? जब बच्चा गुणों पर, प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना शुरू करता है, वहीं से लेवल 1 आता है, विश्लेषण, एनालिसिस। ठीक है। अब बच्चा सिर्फ ये नहीं कहता कि ये वर्ग है, बल्कि ये भी बताता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वो अब आकृति के अंदर झांक रहा है। हाँ लेकिन इस स्तर पर एक कमी है, एक बहुत बड़ी कमी। क्या? वो आकृतियों के बीच में कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं बना पाता। मतलब उसे ये तो पता है कि वर्ग क्या है और आयत क्या है, पर उसे ये नहीं पता कि हर वर्ग असल में एक आयत भी होता है। अच्छा, उसके लिए वो 2 अलग-अलग चीजें हैं। यहाँ से तो ये और भी दिलचस्प हो गया। तो लेवल 2 क्या है? लेवल 2 है अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। जी। इसी लेवल पर आकर बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू करता है। वो तर्क करने लगता है। जैसे कि अगर आयत की ये प्रॉपर्टी है और वर्ग में भी वो सारी हैं, तो हर वर्ग एक आयत है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मेंटल जंप है। और ज्यादातर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चे इसी स्तर तक पहुंचते हैं। और लेवल 3 और 4? वो तो फिर हाई स्कूल लेवल के होंगे। हाँ, लेवल 3 है औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डिडक्शन। ये हाई स्कूल में आता है। इसमें बच्चा प्रमेयों को, मतलब थ्योरम्स को सिद्ध करना सीखता है। अच्छा, वो प्रूव्स लिखना। जी। और लेवल 4 है दृढ़ता या रिगर। ये तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्तर है। ये तो ज्यामिति सीखने का एक पूरा रोड मैप हो गया। लेकिन अब आते हैं जीन पियाजे पर। उनका विचार वैन हिले से काफी अलग है ना? हाँ बिल्कुल अलग है।
पियाजे का मानना था कि बच्चे का मानसिक विकास पहले होता है और सीखना उसके बाद आता है। मतलब आप बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते जब तक उसका दिमाग उसके लिए तैयार ना हो। एकदम। और गणित के लिए उनकी 3 बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे जरूरी है संरक्षण, कंजर्वेशन। संरक्षण, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये समझना कि किसी चीज की मात्रा वही रहती है, भले ही उसका आकार या बर्तन बदल दिया जाए। अच्छा, वो लंबा ग्लास और चौड़े ग्लास वाला हाँ, उदाहरण। बिल्कुल वही। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब 2 से 7 साल का बच्चा ये नहीं समझता। उसे लगता है कि लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है। हाँ, क्योंकि पानी का लेवल ऊंचा दिखता है। ये समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 7 से 11 साल में आती है। तो जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक वो जोड़ घटाना भी ठीक से नहीं समझ पाएगा। मुश्किल होगी। इसके अलावा 2 और चीजें हैं। समानुपातिक तर्क, मतलब प्रोपोर्शनल रीजनिंग, जो 11 साल के बाद आता है, और संख्या और क्रम। पियाजे का तो ये तक कहना था कि संख्याएं सिखाई नहीं जा सकती, बच्चा उन्हें तार्किक रूप से खुद बनाता है। अब एक और बड़ा नाम, वाइगॉत्स्की। इनकी बात तो पियाजे से एकदम उल्टी है। बिल्कुल 180 डिग्री। वाइगॉत्स्की कहते हैं सीखना पहले होता है, विकास बाद में। और इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, यही सबसे दिलचस्प बात है। उनका पहला कॉन्सेप्ट है सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो समाज और दोस्तों के साथ बातचीत करके गणित सीखता है। इसीलिए क्लास में ग्रुप डिस्कशन और पीयर लर्निंग को इतना जरूरी माना जाता है। बिल्कुल, जब भी ये शब्द दिखें तो समझिए बात वाइगॉत्स्की की हो रही है। उनका दूसरा कॉन्सेप्ट है ZPD। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये वो दायरा है जहां बच्चा शिक्षक या किसी दोस्त की मदद से कुछ सीख सकता है पर अकेले नहीं कर सकता। और ये जो मदद दी जाती है, अस्थायी मदद, उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। हाँ, स्कैफोल्डिंग, जैसे कोई हिंट दे देना या सवाल का आधा हिस्सा हल कर देना। एकदम सही, ये अस्थायी मदद ही है। तो अब इन सब थ्योरीज का क्लासरूम में क्या मतलब है? मान लो कोई बच्चा इबारती सवालों, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में गलती करता है, तो क्यों करता है? इस पे न्यूमन ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका त्रुटि विश्लेषण। अच्छा, उन्होंने बताया कि बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करने में 5 स्टेप्स में गलती कर सकते हैं, और ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है समस्या को पढ़ना। हो सकता है वो सवाल पढ़ ही ना पा रहा हो। सही बात है। दूसरा है समस्या को समझना। पढ़ लिया पर मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, तीसरा, और जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, वो है गणितीय रूप में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब शब्दों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई में बदलना। हाँ, यही बच्चे अटकते हैं। चौथा है प्रक्रिया करना, मतलब असल में कैलकुलेशन करना। और 5वां है उत्तर को लिखना, मतलब सही यूनिट के साथ। 25 मीटर की जगह 25 सेंटीमीटर लिख दिया तो भी गलत। तो अब आखिरी सवाल, हम गणित सिखाते ही क्यों हैं? इसका सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? इसका जवाब हमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी से मिलता है। ये एक सीढ़ी की तरह है जिसके 6 स्तर हैं। नीचे से ऊपर की ओर। हाँ, नीचे से ऊपर। सबसे निचला स्तर है याद रखना, रिमेंबरिंग, मतलब सूत्र रट लेना। बस रट लेना। फिर आता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। फिर लागू करना, अप्लाइंग। इसके बाद है विश्लेषण करना, एनालाइजिंग। और फिर मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग। और सबसे ऊंचा स्तर, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊंचा स्तर है रचना करना, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग मतलब कोई नया तरीका, कोई नया नियम या कोई नया सवाल बनाना, ज्ञान का निर्माता बनना। चलिए, तो अब जल्दी से कुछ स्मार्ट ट्रिक्स या कीवर्ड्स देख लेते हैं जो परीक्षा में काम आ सकते हैं। जरूर। अगर परीक्षा के प्रश्न में दिखावट या बनावट जैसा शब्द आए तो उत्तर होगा वैन हिले लेवल 0। और अगर गुणों या प्रॉपर्टीज की बात हो तो लेवल 1। अच्छा, और वो लंबा वर्सेस चौड़ा ग्लास वाला उदाहरण? वो है पियाजे का संरक्षण। और सहपाठी शिक्षण या पीयर लर्निंग? वो हमेशा वाइगॉत्स्की से जुड़ा है। एक और चीज, खुले अंत वाले प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चंस? वो अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि ये सिद्धांत हमें गणितीय सोच के विकास का एक पूरा खाका देते हैं। हाँ, समोसे को त्रिभुज पहचानने से लेकर नए प्रमेय बनाने तक का सफर। बिल्कुल। इन सभी सिद्धांतों में एक बात कॉमन है, वो ये कि सीखना एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक परिणाम नहीं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी आज की परीक्षा प्रणाली इस प्रक्रिया पर ध्यान देती है या सिर्फ अंतिम उत्तर पर। ये एक बड़ा